हेलो फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले फेसबुक पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा का 2 पोस्ट पढ़ा। दोनों ही पोस्ट पढ़कर मैं विचलित हो गई। एक पोस्ट में तो उसने सरकार से गुहार लगाई थी कि जेईई और नीट जैसे प्रतियोगिता की तैयारी कराने वाले जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उसे बंद किया जाए। दूसरा पोस्ट उसने अपनी माँ के नाम लिखा था, जिसमें उसने अपनी माँ से आग्रह किया था, हिदायत भी दी थी कि उसकी छोटी बहन को अपने पसंद का स्ट्रीम या सब्जेक्ट लेने की आज़ादी दें, ना कि उसकी तरह साइंस लेने को बाध्य करें। ये दोनों ही पोस्ट उस छात्रा का सुसाइड नोट था, क्योंकि उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। बहुत ही दुखद समाचार है जो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया। उस छात्रा के पेरेंट्स और रिश्तेदारों को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी अपने 33 इयर्स के करियर का निचोड़। इन 33 इयर्स में मैंने कई पेरेंट्स से इंटरेक्ट किए हैं, स्टूडेंट्स को देखा है, उनके ख़यालों को भी समझा है। आज मैं ये सोचने पर विवश हूँ और आप भी ये सोचने पर विवश होंगे कि इतने होनहार बच्चे जो देश के कठिनतम प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, वो आखिर ऐसा कदम उठाते ही क्यों हैं। आज इस मंथन से मैं कुछ पॉइंट्स निकालना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, और आपके मन में भी अगर कोई पॉइंट आता है तो कृपया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मेरे इस मंथन को और विस्तार मिल सकें। तो चलिए जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, योर ड्रीम एंड योर चाइल्ड्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके देखें, जिसमें व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th इस पर मैंने चर्चा की थी कि स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें, क्या सोच कर करें। तो यहाँ मैं इस बात पर स्ट्रेस डालना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स के अपने सपने होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, डांसर बनेगा। जो उसके अपने सपने होते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो बाध्य करते हैं अपने बच्चों को। आपका सपना और बच्चे का इंटरेस्ट एबिलिटी मैच नहीं करेगा तो ऐसी दुर्घटना घट सकती है। रीज़न नंबर 2, सोशल स्टेटस वर्सेस चाइल्ड्स इमैच्योर कमिटमेंट। होता क्या है कि हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने सोसाइटी में देखते हैं और सोचते हैं कि फ़लाना का बच्चा ऐसा किया, वैसा किया, ये रैंक हासिल किया, फ़ॉरेन गया, वगैरह वगैरह। और आपके बच्चे के साथ जब आप चर्चा करते हो तो आपके बच्चे को भी लगता है कि हाँ, इतना तो मुझे भी करना चाहिए, हमारी भी प्रेस्टीज है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी इमैच्योर कमिटमेंट, वो सोचता है कि शायद मैं भी ऐसा कर लूँगा, करके दिखाऊँगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। यहाँ पर एक बार फिर अगर उसका इंटरेस्ट और एबिलिटी मैच नहीं करता है तो ये सोशल स्टेटस आपको कहीं हेल्प करने नहीं जा रहा है। आपके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो सोसाइटी आपको कोई सपोर्ट नहीं करने जाएगी, बल्कि वो आपको ही क्रिटिसाइज़ करेगी कि आपने गलत फ़ैसला लिया, आपको इतना दबाव नहीं देना चाहिए था। अब आते हैं रीज़न नंबर 3 पर, फाइनेंशियल प्रेशर। कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से या कभी कभी बच्चे की तरफ से ये डेवलप होता है। कभी कभी बच्चे का जो अपना सपना होता है उसको पूरा करने के लिए वो पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं, और पेरेंट्स जिसकी क्षमता नहीं भी है वो भी कहीं से कर्ज ले करके एक मोटी फ़ीस इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अदा करते हैं कि उसके बच्चे का सपना पूरा हो। या कभी कभी पेरेंट्स अपनी ओर से करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसलिए वो अपना सब कुछ दे करके, सब कुछ लुटा करके उसे पढ़ाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और उसे लगता है कि वो शायद ऐसा नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाता है और वो अपने पेरेंट्स से साझा भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे गिल्ट फील होता है कि उसके पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया गया है और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा चुकी है। तो अब मुझे जैसे भी ऐन कैन प्रकारेण मुझे तो ये काम करना ही है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो उसके क्षमता के बाहर है। और ऐसी स्थिति में अंत में उसे लगता है कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ ना बनूं, बेहतर है कि मैं खुद ही इस झंझट से निपटारा पा लूँ। तो ये बिल्कुल गलत है। अब मैं चर्चा करूँगी पॉइंट नंबर 4 पर, प्रेशर ऑफ पीयर ग्रुप। अक्सर होता है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्कूल्स के टैलेंटेड और एवरेज बच्चों का भरमार होता है। तो होता क्या है कि जब क्लास में टेस्ट वगैरह होती है तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका स्कोर बढ़िया होता है, और जो
एवरेज बच्चे हैं वो अगर अच्छा स्कोर ना कर पाएँ तो उनको इंसल्टेड फील होता है, अपने को बैक बेंचर समझते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को सबसे अलग करते हैं और वो जो लोनलीनेस है वो जब अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उनका स्कोर अच्छा नहीं है तो वो डिप्रेशन आगे की ओर बढ़ता जाता है। मैं पॉइंट पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, वहाँ के मेंटर और टीचर्स के बारे में। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस है, वो एक हाई सैलरी देते हैं अपने टीचर्स को, मेंटर्स को, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर एडमिशन लेने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, बढ़िया रैंक करें और उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स में बच्चों की फ़ोटोज़ आए कि ऐसे ऐसे रैंक वाले बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पास किए हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि ये मैं प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग स्कूलों में जा कर के फ्री टेस्ट करवाते हैं। उस फ्री टेस्ट में जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको 100%, 70%, 25% तक का डिस्काउंट दे करके पेरेंट्स को लुभाते हैं कि अपने बच्चे को उसके यहाँ एडमिशन दें। और जब पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ पर एडमिशन देते हैं तो जो उस स्कॉलरशिप के ज़रिए जाते हैं, जाहिर है वो तो टैलेंटेड बच्चे होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स उस इंस्टीट्यूट के नाम के आधार पर 100% फ़ीस दे करके वहाँ पर एडमिट करवाते हैं, वो उनके बिज़नेस का मेन हिस्सा होते हैं, उनके कमाई का हिस्सा होते हैं। अब उनकी ये कोशिश होती है कि इतना दबाव डालें, बच्चे को इतना मैकेनाइज्ड कर दें, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर दें कि जैसे भी वो अच्छा रैंक लाए और उसके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे। तो यहाँ तो बच्चा पिस जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। कभी कभी तो ऐसी हालत भी हो जाती है कि कंपटीशन की तैयारी करते करते बच्चा अपने स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सही से नहीं कर पाता और ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति होती है। ये मैंने देखा हुआ है कि रैंक तो प्रतियोगिता में अच्छा आ गया लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में सही रैंक, सही स्कोर नहीं ला पाए या कभी कभी फेल हो गए। अब बच्चा अगर कहीं दूर जा कर के कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, अकेला रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है या पेइंग गेस्ट, तो वो बिल्कुल अकेला है, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से दूर है, अपने भावनाओं को शेयर नहीं कर सकता है। कभी कभार फ़ोन पर बातचीत हो जाती है जिसमें सारी भावनाएं शेयर नहीं होती, तो पेरेंट्स जान भी नहीं पाते कि उसके बच्चे पर क्या गुजर रही है। और एक बार जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो चूँकि वो शेयर नहीं कर पा रहा है, उसे काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है, तो डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कुछ पर्सनल रीज़न्स, कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। कभी कभी लव अफेयर का भी केस होता है, रिजेक्शन का केस होता है, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह का कदम उठाता है। लेकिन मैं समझती हूँ ये रेयर केसेस है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वाले बच्चों का एक गोल निर्धारित होता है कि उसे अच्छा रैंक करना है इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अब बात करते हैं कि आखिर इन सब मुसीबतों से उबरा कैसे जाए। What can we do? Yes, we can do lots of things as parents, as teachers, as counselor and of course as students. पहला पॉइंट पेरेंट्स के लिए है कि बच्चे को स्ट्रीम या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की आज़ादी दें, लेकिन इसके लिए आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, बच्चे को भी समझाना होगा कि उसकी इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्कूल में काउंसलर होते हैं, आप काउंसलर की मदद लें ताकि अपने बच्चे की सही इंटरेस्ट और एबिलिटी आप जान सकें। उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार अगर वो स्ट्रीम या सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है या अपना रास्ता चुनता है तो जाहिर है कि उसमें उसे सफलता मिलेगी। अगर आपका बच्चा जेई या नीट जैसे प्रतियोगिता के लिए सहर्ष तैयार है, उसकी इंटरेस्ट और एबिलिटी भी है, तो एक बात ध्यान रखें एज ए पेरेंट, उसे हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन दें, ना कि प्रेशर। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे के सामने प्लान बी और प्लान सी की चर्चा भी करते रहें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि उसकी प्रॉपर रैंकिंग नहीं आ पाई तो उसके पास प्लान बी और प्लान सी होगा, तो वो हताश नहीं होगा। ये बात एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे के परफॉर्मेंस पर ध्यान रखें और उसके बिहेवियर में कोई नेगेटिव चेंज आप फील करें तो उसको पॉजिटिव मोटिवेशन ज़रूर दें और बीच बीच में ऐसे किस्से ज़रूर शेयर करें जिसमें मंजिल पर पहुंचने के लिए कई बार कई लोग असफल हो चुके हैं,
ताकि उसका हौसला बुलंद रहे, एक आध असफलता से वो घबराए ना। +2 करने वाले बच्चे की उम्र 16 से 19 साल होती है, यानी वो एक टीनेजर होता है। ये वो नाजुक उम्र है जब उसे सबसे ज़्यादा अपनों की मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसे काउंसलिंग करते रहें, मेंटल सपोर्ट देते रहें। पेरेंट्स के अलावा ये मेंटल सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ टीचर्स से भी, कोचेस से, मेंटर से और ऑफ कोर्स काउंसलर से भी। अगर आपको फ़ील हो कि आपसे दूर रह कर के आपका बच्चा लोनलीनेस फ़ील कर रहा है, इनसिक्योर फ़ील कर रहा है, तो मोटी फ़ीस बर्बाद हो जाने की परवाह ना करें, सोसाइटी क्या कहेगी इसकी भी परवाह ना करें, उसके सामने लौट आने का एक ऑप्शन ज़रूर रखें। आखिरी बात मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कहूँगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छा खासा कमा रहे हैं, आप एक काउंसलर ज़रूर रखें, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ज़रूर रखें। जिस तरह स्कूल्स में काउंसलर की बाध्यता है, उसी तरह सरकार से मेरी आग्रह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट की बाध्यता हो, ताकि टाइम टू टाइम बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग मिलती रहे, और अगर कोई बच्चा हताशा की ओर जा रहा है तो उसको चेक किया जा सके, उसको इस तरह के नेगेटिव कदम उठाने से बचाया जा सके। पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि याद रखिए कि आपका बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, यही वजह है कि वो आपको निराश और हताश नहीं करना चाहता है, सब कुछ अकेला झेलता है। और ये जो बच्चा है वो आपकी आशा है, आपकी भविष्य है, आपकी जान है। आपको पैसे कमाने के तो दोबारा अवसर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको बच्चा खोना पड़ा तो पछतावा के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।